हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग जो मृणाल सर का पीडीएफ कर रहे थे तो पार्ट 19 हम लोग देख चुके थे दोस्तों। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 19 भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में करंट अकाउंट के बारे में कर रहे थे, ठीक है ना। तो कहाँ तक किए थे देखिए। देखिए यहाँ तक हम लोग 421 पेज तक कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में जो ऑयल होता है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, करंट अकाउंट का होता है। तो भारत सरकार का टारगेट है कि 2022 तक हम 10% जो है ऑयल इंपोर्ट को कम करेंगे, ठीक है। तो इसको लेके अलग अलग पॉलिसी सरकार ने लाया था। तो कांग्रेस के समय में 1991 के पहले जो है 1997 में हमारा न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी था, ठीक है। हमारा क्या था दोस्तों, NELP, जिसको बोलते थे न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मतलब कि ऑयल का या ऑयल फील्ड्स का हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, अन्वेषण के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते थे। किसको देते थे? तो पब्लिक और प्राइवेट जो भी कंपनियां होती थी उसको ऑक्शन के थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि आइए और एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन संस्था है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका मेन, तो इसमें लोग कुछ लिमिटेशंस था, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशंस था हमको वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जो NELP है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, वो आपका प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी उसको शेयर करेगी कंपनियाँ। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है X, वो क्या कर रही है, तेल निकाल रही है। तेल निकालने के बाद इस NELP में लिखा था कि अगर ये तेल को निकाल के और बेच रही है तो प्रॉफिट जब होगा ना, तो प्रॉफिट से ही वो पैसा गवर्नमेंट को शेयर करेगी कुछ प्रॉफिट। तो कंपनी बहुत चालाक होती थी दोस्तों। वो क्या बोलती थी, हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, हमको क्या हुआ, घाटा हो रहा है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है। इससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सरकार ने बोला कि अच्छा तुम ही होशियार है, अब बताते हैं तुमको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो NELP था, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये बेस्ड था किस पे, प्रॉफिट पे। तो कंपनी क्या करती थी, अपना प्रॉफिट को कम करके दिखाती थी। इससे सरकार को टैक्स कम मिलता था, ठीक है ना। और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, समझ में आया। मतलब अगर किसी को हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ऑयल होता है, तो ऑयल अगर निकालना है तो उसके अलग से लाइसेंस लो। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस निकालना है तो अलग से लो। सेल गैस निकालना है तो अलग से लो। तो इसमें जो जो खामियाँ था उसको दूर करने के लिए सरकार ने HELP लेके आया, हाइड्रो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें क्या हो गया, आपको एक यूनिफॉर्म लाइसेंस लेना पड़ेगा जो भी आपको हाइड्रोकार्बन आपको निकालना है तो, ठीक है। और ये प्रॉफिट से बेस्ड नहीं था, ये बेस्ड था रेवेन्यू से। आपको आप कितना पैसा कमा रहे हो उस पर बेस्ड था, ये नहीं कि आपको कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। मुनाफे से सरकार को कोई लेना देना नहीं था। और बोली थी सरकार, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे मार्केटिंग में और उसका ऑयल और गैस के प्राइसिंग में, ठीक है। साथ ही साथ बोला था कि हम लोग अगर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ऑफशोर एरिया में, मतलब समुद्री एरिया में जो समुद्र के नज़दीक है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नॉर्म्स का रिलैक्सेशन देंगे। फिर एक लाया गया तो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी को लग रहा है कि किसी एरिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ठीक है, तो ये वहाँ पे एक्सप्लोर करेगी। और एक्सप्लोर करने के बाद ये सरकार के पास जाएगी कि बोलेगी कि देखिए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे जो है ऑयल नेचुरल गैस है, इसका आप करवा दो, ऑक्शन करवा दो, ताकि हम यहाँ पे माइनिंग वो करेंगे, ऑयल नेचुरल गैस निकालेंगे, ठीक है। तो वो सरकार इसका बिडिंग करवाएगी, फिर सब लोग यहाँ पे आएंगे, फिर जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा सरकार को उसको ये एरिया दे देगी। इसको ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी कहते हैं। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है कि सरकार डिसाइड करती है कि कोई एरिया में अगर ऑयल नेचुरल गैस है तो सरकार बिडिंग करवाती है अपने मन से। इसमें क्या होगा, जो कंपनी होगा वो खुद बोलेगा कि सर इस एरिया को आप मतलब ये करवाइए, क्या करवाइए, लाइसेंसिंग करवाइए, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए अगला टॉपिक है इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, भारत के सामरिक तेल भंडार, ठीक है। पता है आपको कि अभी जो ऑयल रिजर्व, ऑयल जो स्टोर किया जाता है दोस्तों, वो आपका कोई भी कंपनी करती है तो ऑयल टैंकर में करती है ना। तो इससे खर्चा वर्चा हो जाता है और दिक्कत भी है स्टोर करने में, कितना आप स्टोर करोगे। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है कि ज़मीन के अंदर, ठीक, अंडरग्राउंड टैंक में, ठीक है ना, उसको स्टोर कर रही है। उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। बड़ा बड़ा गड्ढा कर रही है ज़मीन में और उसको स्टोर कर रही है, उसमें तेल वेल स्टोर कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है, जो सरकारी पेट्रोलियम की कंपनी है, उसमें उसको कुछ प्लेस है जैसे विशाखापट्टनम, चांडीखोल, पाड्डूर और मैंगलोर में बोली है कि यहाँ पे जो है आप स्टोर कर सकते हैं क्या,
अंडरग्राउंड में नेचुरल गैस और ऑयल है ना, ऑयल वो स्टोर कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल को। ठीक, फिर अगला हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस और ओपेक। ओपेक क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो वैसे ग्रुप का समूह है जो पेट्रोलियम को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें टोटल 14 देश हैं। इसका हेड क्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, वियना में। ठीक है, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ईरान, इराक है। मतलब जितने भी देशों में पेट्रोल पाया जाता है, मेन देश, वो इनके मेंबर है। इसका कतर इसका मेंबर नहीं है, कतर में क्योंकि अब तेल वेल खत्म हो चुका है। ठीक है, रसिया भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए, रसिया में तेल है लेकिन इसका रसिया मेंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो हमारा टेबल है वो बताया है किसी चीज़ क्रूड ऑयल का प्राइस कब अप होता है, कब डाउन होता है। तो सिंपल है, अब डिमांड एंड सप्लाई का जानते हो कि डिमांड किसी चीज़ का बढ़ेगा तो तेल का प्राइसेस बढ़ेगा। तो डिमांड इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगा। साथ ही साथ किसी चीज़ का सप्लाई, अगर मांग कम हो, सप्लाई मैंने आपूर्ति कम हो जाएगा तो भी उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये भी उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ये आपका काम का नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है, सबसे टॉप पे है आपका इराक। आपको ये याद रखना है, इराक, फिर यूएसए और सऊदी अरेबिया तीसरे स्थान पे है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये सब जो है काम का नहीं है दोस्तों। ये सब टेबल वेबल काम का नहीं है, ग्राफ व्राफ काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये थोड़ा ये काम का है आपका। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल मतलब बोलते हैं ना, कार्टेल बना देते हैं। कार्टेल मतलब कुछ देश जो है मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो एक ग्रुप बना देते हैं और प्राइस को वही लोग डिसाइड करते हैं, उसको कार्टेल बोलते हैं। ठीक है, स्वीट क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जिसमें सल्फर बहुत कम होता है उसको स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं, और जिसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है उसको सार क्रूड ऑयल बोलते हैं। सौर माने खट्टा, स्वीट माने मीठा। ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? तो क्रूड ऑयल प्राइस को नापने का एक इंडेक्स है। कहाँ पे है जनरली? कहाँ का तेल का? नॉर्थ वेस्ट यूरोप का। एक बैरल में ये आपका नहीं है कि 160 लीटर के आसपास होता है तेल। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक टर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह का इंडेक्स है जिसके द्वारा जो यूएसए में जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, देखिए जब कोरोना हुआ तेल का डिमांड कम हो गया, क्यों? गाड़ी वाड़ी नहीं चलने लगी, फिर हवाई जहाज सब नहीं चलने लगा। लेकिन अमेरिका की कंपनी जो है तेल की जो ड्रिल करती थी, तेल निकालती थी ज़मीन से, वो अपना प्रोडक्शन रोकी नहीं। क्यों नहीं रोकी? क्योंकि एक बार अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो उसको बंद करके चालू करने में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो अपना ऑयल निकाल ही रही थी। इससे क्या हुआ? लेकिन जो मर्चेंट और इंटरमीडिएट थे वो स्टॉक को नहीं रख सकते थे, मतलब तेल को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका कैपेसिटी लिमिटेड था। इसलिए क्या किए, जो सेलर्स थे, जो पेट्रोल डीजल बेचते थे, है ना, वो बैरल को धीरे धीरे स्टॉक को निकालने लगे, क्लियर करने लगे। तो बहुत कम रेट पे, नेगेटिव प्राइसेस पे बैरल का प्राइस चल गया, क्योंकि डिमांड बहुत कम था और सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस जो है घट के एकदम नेगेटिव में चला गया। ठीक है, एमसीक्यू पूछा था दोस्तों यूपीएससी ने, वेस्ट टेक्सास इंडेक्स न्यूज़ में रहता है। ये क्या था? अभी हमने देखा कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही हम लोग देख रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट में, और गोल्ड के बारे में देखेंगे। तो ये काम का नहीं है दोस्तों। गोल्ड में क्या काम का है वो आपको ध्यान देना है कि इंडिया जो है गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है गोल्ड का चाइना में, दूसरे नंबर पे इंडिया है। गोल्ड का कंजम्पशन को कम करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने कुछ स्कीम लेकर आए, उसके बारे में देख लो। आरबीआई का 80-20 स्कीम है। ये बोलता है कि कोई भी ज्वेलर या कोई भी जो गोल्ड में डील करता है उसको अगर बाहर से गोल्ड लेना है तो जितना भी वो गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है उसका 20% उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी है गोल्ड की या ज्वेलर है, वो 100 kg गोल्ड जो है इंपोर्ट किया, तो वो अगले बार गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन उसको तभी होगी जब वो जितना गोल्ड इंपोर्ट किया है उसका 20% उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? ये कौन लेके आए? आरबीआई। और आरबीआई को ये पावर क्यों दिया गया है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, क्योंकि जब भी कोई ज्वेलर बाहर से अगर गोल्ड को इंपोर्ट करेगा दोस्तों तो उसको डॉलर चाहिए ना, डॉलर में ही तो खरीदेगा। तो अब डॉलर देने का जिम्मेदारी किसका है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आरबीआई रेगुलेट करती है। तो आरबीआई बोल दिया कि देखो भैया हम डॉलर तुमको तभी देंगे सोना खरीदने के लिए जब तुम उसका जितना भी तुमने सोना लिया है बाहर से मंगाया है उसका 20% तुमको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत सिंपल है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें यही है कि आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को बोलता है कि जितना भी कस्टमर का सोना पड़ा हुआ है आपके पास वो आप उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको 1 साल से 15 साल तक आप उसके अपने पास रखो। ठीक है, तो जो भी आदमी के पास घर पे पड़ा हुआ सोना होगा वो दे देगा बैंकों को, और बैंक उसका क्या करेगी? बैंक उसको दे देगी एक कंपनी को। किसको? मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गोल्ड बैंकों से फिर यहाँ चला जाता है, और ये जो
कंपनी है दोस्तों उसको पिघला के सोने का बिस्किट विस्किट बना देती है, ठीक है। तो जो भी आपने सोना दिया है बैंकों को वो इसके पास चला जाता है, और जो सोना दिया है उसको क्या फ़ायदा होगा, तो उसको 2% जो है इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 30 ग्राम सोना जो है इसमें डालना पड़ेगा, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उसको वो कंपनी क्या कर देती है, गोल्ड कॉइन और बार में जो है कन्वर्ट कर देती है। और आपको अगर वापस में जब मान लिया आपने सोना दिया, ठीक है, 10 साल के बाद आपको वापस चाहिए ना सोना, इंटरेस्ट इस पे 2% मिलेगा ही, लेकिन 10 साल के बाद आपको उसको सोना वापस चाहिए, तो जितना मान लीजिए आपने 500 ग्राम सोना दिया, तो 500 ग्राम ज्वेलरी दिया होगा, तो ज्वेलरी आपको नहीं देगी कंपनी, ये बैंक ने वो नहीं देगा, आपको दे देगा सोना का बिस्किट 500 ग्राम का, ठीक है। और 2% इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और जो भी आपको पैसा इसमें मिल रहा है, जो भी बार मिल रहा है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन है, लेकिन उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यूपीएससी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में पूछा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है उसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या था। तो क्या था मेन ऑब्जेक्टिव, जो घर में पड़ा सोना है उसका देना बैंकों को और सोने का कंजम्पशन को कम करना, यही है। तो टू रिड्यूस गोल्ड होल्डिंग्स इन द कंट्री, टू मोनेटाइज गोल्ड होल्डिंग, तो जितने भी सोना है उसको मौद्रीकरण करना, वही कर रहा है आरबीआई, है ना। तो ये सही है। दूसरा, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम कंट्री, कंट्री से गोल्ड के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये मतलब नहीं था दोस्तों, ये तो आपका जो था ये वो इसका एम था। 80-20 स्कीम है जिसमें गोल्ड का एक्सपोर्ट किया जाता है, इसमें एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसमें गोल्ड जो भी आपके पास है उसको आरबीआई बैंकों के थ्रू आपको मोनेटाइजेशन कर रही है, ठीक है, ताकि सोना लोग जो है कंज्यूम कम करें। टू रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट बिल, ये भी सही है, ठीक है। तुम्हारा टू इंक्रीज द टारगेट ऑफ रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट नहीं था, करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग कम करना चाहते हैं, क्योंकि सोना जो होता है करंट अकाउंट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमारा डेफिसिट भी होता है सोना के कारण, ठीक। तो 1 और 3 ही सही होगा, इसका आंसर होगा डी हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस और पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या पर्पस है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्या दोनों का पर्पस था, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमी, सही है। जो भी घर पे पड़ा सोना है बेकार का उसको इकोनॉमी में लाना, एकदम सही। टू इंक्रीज प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, नहीं दोस्तों एफडीआई का इसका कोई इसका एम नहीं है। टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट, हाँ भारत जो है बाहर से इम्पोर्ट ना करे गोल्ड, उसमें इंपोर्ट अपना जो है वो कम करना है ना, डिपेंडेंस, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों 1 और 3 सी, समझ में आया। चलिए अगला जो टॉपिक है, इंडियाज गोल्ड कॉइन्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, काट सकते हो आप, ये सब काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगता है, बाहर से गोल्ड लेते हो तो सरकार टैक्स अगर बढ़ा देगी तो गोल्ड का इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसका अगला टॉपिक है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे इंपोर्ट को कैसे हम लोग कम करेंगे। अब देखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे, तभी हमारा करंट अकाउंट में बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों, है ना। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग जीआई टैग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग समझ रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं दार्जिलिंग का चाय, इसका मतलब जो भी चाय दार्जिलिंग के एरिया में, कुछ एरिया में होता है उसकी को दार्जिलिंग बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सिलाव का खाजा, खाजा एक मिठाई होता है जो राजगीर के सिलाव में मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, नीलगिरी, जैसे ये जैसे कंधमाल हल्दी, तो कंधमाल हल्दी कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला का जीआई टैग कहाँ मिला है दोस्तों, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, दोनों में से किसी को मिला है। तो जो एरिया के लिए जो मिठाई है एरिया फेमस होगा, जो मिठाई जिस एरिया में फेमस होगा या कुछ भी वहाँ से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का या कुछ भी, तो उसको जीआई टैग मिलता है, ठीक है ना। तो पहला जीआई टैग कौन था दोस्तों, दार्जिलिंग चाय। फिर देखते हैं अगला, तो जीआई टैग कवर होता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है दोस्तों WTO का, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है कवर करता है किसको, जीआई टैग को। इंडिया में क्या है, तो जीआई एक्ट है हमारे पास, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। कोई भी सामान को अगर एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसको बार बार आप रिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक बार मिलेगा 10 साल के लिए, फिर अगर आपको उसको बढ़ाना है तो फिर आप दोबारा अप्लाई करोगे, ठीक है। तो जीआई टैग तभी मिलता है जब उस एरिया को जीआई टैग, जैसे दार्जिलिंग का चाय दार्जिलिंग के लिए ही होगा, ये नहीं कि आप पंजाब में उगा रहे हो और दार्जिलिंग के नाम से नहीं बेच सकते, उस ज्योग्राफी का होगा, इसलिए नाम ही है इसका ज्योग्राफिकल, ठीक है।
तो आउटसाइड अगर रीजन में होता है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते जीआई टैग में। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नोडल एजेंसी है जीआई टैग का वो है वीपोड, वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो यूएन के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंडिया में नोडल एजेंसी है कॉमर्स मिनिस्ट्री का कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में। ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछा था जीआई टैग से रिलेटेड, बोला कंधमाल हल्दी जो जिसको जीआई टैग मिला वो कहाँ का है, तो कहाँ का है हमने देखा, तो ये उड़ीसा का है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो जीआई लोगो भी जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आया है ताकि पता चलेगा, लोगो लगा रहेगा जीआई लिख के, इससे ये पता चलेगा कि ये जो चीज़ है उसको जीआई टैग है, मतलब इसका ऑथेंटिसिटी है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट डेफिसिट में ही, करंट अकाउंट में ही एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग देख लिए जीआई टैग, और दूसरा है एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों भारत के अंदर में ही एक एरिया होता है, ठीक है, जिसमें भारत का जो टैक्स लॉ है वो लगता है, लेकिन कुछ समय तक उसमें टैक्स में छूट होती है, उसी को हम लोग टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी अगर एसीजेड में एरिया में अपना फैक्ट्री लगाएगी तो कुछ समय के लिए उसको टैक्स से राहत मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग टैक्स हॉलीडे बोलते हैं, और उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस पर, अगर ऑर्डिनरी एरिया में कर रहे हो तो उस पर आपको एक्साइज और जीएसटी लगेगा, इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर एसीजेड एरिया में अगर आप लगा रहे हो दोस्तों इस एरिया में, तो आपको ना तो मैन्युफैक्चरिंग लगेगा, कॉस्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा या जीएसटी, ना ही इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। और प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स लगता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगेगा। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। ठीक है, तो जिस समय तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है एसीजेड में, उस समय टैक्स में जो छूट मिलता है उसी को हम लोग टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है भारत के अंदर में जो जिसमें तो फॉरेन टेरिटरी, विदेशी रूप में उसको ट्रीट करते हैं, होता है भारत में लेकिन विदेशी रूप में ट्रीट करते हैं, किस लिए, क्योंकि उसका टैक्स वहाँ पे टैक्स और ट्रेड लॉ नहीं लगता है। एसीजेड एरिया में ही दोस्तों एक सनसेट क्लॉज होता है। सनसेट क्लॉज का मतलब सिंपल सा बात है कि टैक्स देना है आपको, लेकिन कुछ समय तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह सन के सेट होने पे, सूर्यास्त होने पे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह जब तक ये सनसेट क्लाउज होगा, लिखा रहेगा कि 5 साल तक आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा, तो 5 साल का जो कार्यकाल है उसके बाद लगेगा, तो उसी को सनसेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये इनकम टैक्स के अंडर जो है परमिशन है। ठीक है, तो और भी जो एसीजेड में जो भी कंपनी आएगा उसको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो उसको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, मतलब कोई भी अगर परमिशन लेना है तो एक जगह आपको सब परमिशन मिल सकता है। फिर सरकार उस एरिया में रोड वोड बनाने के लिए खुद पे खर्चा उठाएगी। ठीक है, तो एसीजेड जो एरिया होता है दोस्तों, वो एसीजेड एक्ट के अंडर और एसीजेड पॉलिसी 2000 और एसीजेड एक्ट 2005 के अंदर क्या होता है, उसका रेगुलेशंस होता है। और कोई भी एरिया को अगर एसीजेड बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रपोजल रखती है, प्रस्ताव रखती है, और बनाता कौन है दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव रखेगी, बनाएगा कौन, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, याद रखेगा, इसमें दे देगा फिनांस मिनिस्ट्री, इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नहीं, प्रपोजल रखेगी स्टेट गवर्नमेंट, बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट का कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, भारत का पहला जो एसीजेड था वो कांडला में था, और अभी हम लोग के पास 200 से ऊपर है। ठीक है, और पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी है, जो ईपीजेड, पहले इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते थे। एसीजेड एक्ट पॉलिसी जब आ गया तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है दोस्तों कन्वर्ट होकर क्या बन गया, एसीजेड बन गया 2005 के आसपास, 2000 के आसपास। ठीक, तो मेन पर्पज़ यही है एसीजेड बनाने का कि हम लोग को उसमें रोज़गार देना है, एक्सपोर्ट करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। एसीजेड में कुछ दिक्कत था तो उसको दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक बाबा कल्याणी कमेटी बना था, तो याद रखिएगा बाबा कल्याणी कमेटी एसीजेड से डील करता है। ठीक है, बाकी ये सब आपका काम का नहीं है। फिर उसी तरह एसीजेड को और भी सुधारने के लिए, और भी काम करने के लिए हम लोग देश करके बनाए हैं। देश का मतलब है डेवलपमेंट इंटरप्राइज एंड सर्विस हब, जिसके तहत एसीजेड एरिया में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे फोकस करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, और आसानी से कोई कंपनी अगर चाहती है फैक्ट्री बंद करके वहाँ से निकलना तो आसानी से निकल सकती है। रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब अगर शुरू में आपने किसी चीज़ पे टैक्स दे दिया है, मान लो कोई कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, ठीक है, गाड़ी के लिए टायर चाहिए, स्टील चाहिए, शीशा चाहिए, तो शीशा पे कुछ टैक्स दिया होगा इसने, टायर जब खरीदा होगा तब दिया होगा, स्टील खरीदा होगा तब दिया होगा, और गाड़ी जब बन गया फाइनल तब दिया होगा। तो ये कंपनी ने मल्टीपल टैक्स दे दिया है ना। तो अब होना ये चाहिए कि जो इनपुट पे इसने जो टैक्स दिया है, टायर पे दिया है, स्टील पे दिया है, शीशे पे दिया है, उसको टैक्स को उसको वापस मिलना चाहिए। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है उसको, जो चीज़ पे टैक्स दे दिया दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा था
यूपीएससी ने 2020 में जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो बोला किस एशियन कंट्री ने पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया, तो किसने बनाया दोस्तों, इंडिया ने। और कहाँ पे बना था, तो कांडला में, ठीक है। उसके बाद ये काम का नहीं है कि बजट में क्या हुआ था, ठीक है, ये सब दोस्तों अपना काम का नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए हम लोग जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 लेके आए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक आया था। पर्पस यही था कि $900 बिलियन हम लोग भारत का एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे 2020 तक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए हल्का फुल्का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड था वो इसको लाया था, है ना। तो कुछ स्कीम का नाम है, बस वो आपसे पूछ सकता है। बाकी देखिए निर्यात बंधु तो आपको पता ही होगा, निर्यात बंधु एक्सपोर्ट होता है, काम का नहीं है, पता चलता है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस मतलब टाउन एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो ये सब उतना काम का नहीं है दोस्तों। मेन जो काम का है वो आपका ये थोड़ा है कि आपको कंफ्यूज हो सकता है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एमएसएमई जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो भी एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करता है उसको सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। जो भी वो लोन लिया होगा, ठीक है, उस पर एमएसएमई, अगर कोई एमएसएमई एक्सपोर्ट कर रहा है और कोई लोन लिया होगा वो, तो उस पर छूट देती है। बस आप इतना ही समझ लीजिए, उसको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब काम का नहीं, ये वाला और ये वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन तो समझ में आ गया, एमएसएमई अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम लोग छूट देंगे। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में क्या होता है, कोई भी इसमें क्या होता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी हम लोग बना रहे हैं, मान लो हम लोग गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ बाहर से लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनपुट के लिए इनपुट को इंपोर्ट कर रहे हैं, टायर को कर रहे हैं, शीशा को कर रहे हैं, स्टील को कर रहे हैं, और ये जो गाड़ी बनेगा वो एक्सपोर्ट होगा। याद रखिएगा, गाड़ी के इनपुट, गाड़ी को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कब, जब हम इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई भी सामान आप इनपुट कर रहे हो, कोई मंगा रहे हो गाड़ी बनाने के लिए, कुछ भी करेंगे तो अब उसको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए ये सब काम का नहीं है दोस्तों, ठीक, ये सब काम का नहीं है दोस्तों, ठीक। चलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं है काम का अपने। उसी तरह ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, MEIS एंड ACIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, ठीक। ये सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो मर्चेंडाइज मतलब गुड्स को अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम है, प्रमोट करने के लिए। अगर सर्विस का हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एक स्कीम है ACIS, ठीक है। इन दोनों को रिप्लेस करके सरकार बोल रही है कि हम एक नया स्कीम लेके आएंगे जिसका नाम होगा RODTEP, मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। मतलब क्या है, रेमिशन मतलब छूट, तो निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट। तो जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो MEIS है और ACIS है, इन स्कीम को रिप्लेस करके सरकार RODTEP लेके आ रही है, ठीक है। तो जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अगर MEIS में पहले कस्टम ड्यूटी का ही छूट होता था, लेकिन RODTEP में और भी ज़्यादा चीज़ छूट दिया जा रहा है। जैसे कस्टम ड्यूटी तो मिलेगा ही, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फ्यूल, पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज वैट लगता था उस पर का भी छूट। उसके बाद एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे जो स्टेट का मंडी टैक्स लगता है उस पर भी छूट। स्टाम्प ड्यूटी कमोडिटी ट्रेड में लगेगा उसका छूट। इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का छूट। तो WTO क्या कस्टम MEI इसको अलाउ करता है, तो WTO बोला था नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं और इसको ऑर्डर करने के लिए बोला, ठीक है। RODTEP को अलाउ करता है ऐसा मोदी ने बोला है, ठीक है। तो RODTEP रिप्लेस कर देगा MEIS को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये काम का नहीं है अपना। अगला जो हम लोग टॉपिक है वो है पोर्ट के लॉजिस्टिक के लिए। पोर्ट मतलब बंदरगाह के लिए याद रखिएगा एक चीज़ आया है, उसका नाम है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो जो कंपनी बंदरगाह में काम करती होगी और वो बाहर से कुछ मंगाती होगी, इंपोर्ट करती होगी, एक्सपोर्ट करती होगी सामान बंदरगाह में, तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है दोस्तों, CBIC, वहाँ पे जाके बोल सकती है, ये वाला स्टेटस ले सकती है। AEO, कोई भी इंपोर्टर, कोई भी एक्सपोर्टर, कोई भी कार्गो की कंपनी CBIC के पास जाके ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस ले सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वो कंपनी काम करने के लिए पोर्ट में वो एलिजिबल है। इससे क्या होगा, आराम से उसको क्लियरेंस मिल जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत कम होगा। कंडीशन यही है कि जो भी कंपनी को यह स्टेटस चाहिए उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी भी वो बैंकरप्ट नहीं होना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कभी भी वो गलत काम नहीं करना चाहिए, स्मगलिंग, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ही, ये तो इंडिया के लेवल पे हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे ही वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है WCO, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, उसका सेफ फ्रेमवर्क भी
किसी चीज़ से डील करता है। तो याद रखिएगा, सेफ फ्रेमवर्क किस चीज़ से डील करता है, तो पोर्ट में जो कस्टम टैक्स ये सब लिया जाता है उससे डील करता है। ठीक है, किसका है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। समझ में आया। चलिए, उसके बाद एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भारत ने असेंबल इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लिखा है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पिलर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेंट अकाउंट जो पोर्शन था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कैपिटल अकाउंट के बारे में, जिसमें हमने बताया था करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ होता है, एक होता है करंट और दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल में बताया था 3 होता है, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट में जो गुड्स था, सर्विस था, और सर्विस में फिर 3 था। सर्विस विजिबल था, इनविजिबल था, इनविजिबल में 3 था। सर्विस इनकम ट्रांसफ़र, इनकम में 3 था, मैंने बताया था। DIP है ना, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और T मैंने ट्रांसफ़र में GDR था, है ना, याद करिएगा ये सब, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस। तो हम लोग ये सब पूरा पर देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और लोन। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है FDI और एक होता है FII। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, कोई भी कंपनी, ठीक है, जो सेबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो भी फॉरेन एंटिटी जो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, सेबी में, और वो चाहती है कि हम 10% किसी भी कंपनी में शेयर खरीद लें, किसका, भारत की कंपनी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं FPI। समझ में आया। तो 10% शेयर तक अब अगर कोई कंपनी किसी में इन्वेस्ट करती है तो उसको FPI बोलते हैं। 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा शेयर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FDI। सिंपल है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, पहले इसको FPI को हम लोग बोलते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, बाद में FPI बनाया गया। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो FPI बराबर पहले होता था FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्लस QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब इन दोनों को मर्ज करके FPI बनाया गया। तो ये दो क्या थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा FPI क्या है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, FPI, पहले इसको FPI बोलते थे, इन दोनों को अब मर्ज करके क्या बन रहा है, FII। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है ना, FDI एंड FPI 2 चीज़ होता है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो भी शेयर होता है उसको बाय और सेल करना। कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट क्या होता है दोस्तों, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो FPI का काम होता है शेयर वेयर को खरीदना वरीदना। इनका ये काम कैसे हो रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है किसी कंपनी में, वो इसका कोई मतलब नहीं। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं, बस ये पैसा डाल देते हैं। ठीक है, 10% से कम, 10% शेयर से कम। बिजनेस कैसे चल रहा है कोई मतलब नहीं, बस इनका काम है प्रॉफिट लेना। प्रॉफिट हो रहा है तो नहीं होना तो ये पैसा निकाल के चल देंगे। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ख़रीदा तो फ्लिपकार्ट को वो पूरा मेंटेन कर रहा है कि कैसे रेगुलेशन हो रहा है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है। तो वो FPI नहीं है, वो क्या है दोस्तों, FDI। समझ में आ रहा है। अब चूँकि FPI सिर्फ मतलब होता है कि उस कंपनी के प्रॉफिट से जब तक प्रॉफिट होगा तब तक रहेगा, नहीं होगा तो निकल देगा, इसीलिए उसको हॉट मनी बोलते हैं। कि ऐसा पैसा का कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह कोई भी गर्म चीज़ मूव करते रहता है इधर से उधर, उसी तरह FPI भी एक हॉट मनी है, ये भी इधर से उधर मूव करता है। ठीक, तो FPI क्या होता है, 10% तक आपका शेयर होना चाहिए। 10% से अधिक हुआ तो उसको FDI बोलते हैं। FPI या FDI दोनों शेयर से डील करता है, शेयर को खरीदना बेचना। 10% से अधिक है तो FDI, कम है तो FPI। और FDI के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, तो शेयर्स आप खरीद सकते हो, ADR खरीद सकते हो, दोनों शेयर। FPI भी खरीद सकता है, शेयर भी, ADR भी, GDR भी। ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। P नोट्स भी पढ़ेंगे। ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सभी जो है FDI और FII दोनों का इंस्ट्रूमेंट है शेयर से रिलेटेड। ठीक है, बॉन्ड से रिलेटेड क्या है, तो सिर्फ FPI ही खरीद सकता है बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, तो प्राइवेट सेक्टर का अगर बॉन्ड खरीदना है तभी उसको FPI होगा वहाँ पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है तब उसमें FPI होगा। बाकी चीज़ में, ये सब में चीज़ में क्या होगा दोस्तों, दोनों FDI भी होगा, FPI भी होगा। ठीक है, चलिए FDI क्या होता है समझ गए। तो FPI समझ में आया कि सिंपल रिलेटेड है कि वो उसको रिलेटेड है कंपनी में हिस्सेदारी से। कितना, 10% से कम। कंपनी कैसा काम कर रहा है, क्या उसका मेथड है, क्या ऑपरेशन है, कुछ नहीं। FDI सिर्फ पैसा नहीं डालता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में भी हिस्सेदारी रखता है। 10% से अधिक होता है ये। ठीक है, जैसे वालमार्ट ने, अमेरिका के वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 77% शेयर को खरीद लिया। ठीक है, इंडिया में जो FII है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो किसी किसी चीज़ में प्रोहिबिटेड है कि आप उसमें विदेशी जो है निवेश नहीं कर सकते। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे का ऑपरेशन है,
एक्सेप्ट मेट्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेट्रो में विदेशी निवेश हो सकता है, लेकिन बाकी में नहीं हो सकता। टोबैको प्रोडक्ट में, रियल एस्टेट में, फार्म हाउस, चिट फंड, निधि कंपनी, बेटर गैम्बलिंग, कैसीनो, इस सब में नहीं है, बेटिंग में मतलब जुआ हुआ में नहीं है, ठीक है। बाकी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन परमिटेड है दो जरिया से। एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सेक्टर है उसमें आपको पैसा दोस्तों डालना है तो बिना किसी परमिशन के जो है आप डाल सकते हो। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। अगर आपको पैसा उसमें डालना है तो आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कैसे लेना पड़ेगा? तो जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर में कि मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को आपने पैसा दी इन्वेस्ट करना तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा। तो मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री कॉमन होगी और जिस मिनिस्ट्री में कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री से आपको लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं या तो ऑटोमेटिक रूट से होता है, कहीं आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आइए पैसा लेके विदेशी लोग और आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन कोई होता है गवर्नमेंट रूट जहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और सरकार से भी कहाँ लेंगे परमिशन? तो जिस मिनिस्ट्री में आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर तो लेंगे ही, साथ ही साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री से आपको लेना ही पड़ेगा और जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसके मंत्रालय से, ठीक है। चलिए, तो वही इसके डायग्राम है। एफडीआई प्रोहिबिटेड कहाँ है, कहाँ पर नहीं कर सकते? टोबैको में, और 10% से ऊपर आपको करना पड़ेगा। अलाउ कहाँ पे है? तो ऑटोमेटिक रूट से आपका ई कॉमर्स में है और गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के अप्रूवल में आपको कहाँ लेना पड़ेगा? तो न्यूज़ टीवी चैनल में करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2017 के बाद परमिशन में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है पहले का मुझे नहीं पता क्या है, पहले का आपको याद भी नहीं करना है। पहले FIPB से लेना पड़ता था। FIPB मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, वो बॉडी अब ख़त्म हो गई। अब देखिए अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है कि अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री से तो लेना ही पड़ेगा, बाकी जिस मिनिस्ट्री में कर रहे हो उससे। अगर 5,000 करोड़ से अधिक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से लेना पड़ेगा, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 5,000 करोड़ से अगर आप ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो FDI तो आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो FDI आप देखेंगे किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है और कौन से देश से सबसे ज़्यादा आता है। देखिए सबसे देश ज़्यादा आता है सिंगापुर, फिर USA, फिर मॉरिशस। याद कर लो, SUMN, सुमन। सिंगापुर, USA, मॉरिशस, MS मॉरिशस, एन से नीदरलैंड, ठीक है। और सेक्टर वाइज में देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आता है, हार्डवेयर में, फिर सर्विस और ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन। तो अब याद कर लो CSTAT, ठीक है, CSTAT, ठीक है। कंप्यूटर, सर्विस, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ हम लोग को 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से, मतलब बिना परमिशन लिए। तो देखिए याद रख लो इसको याद करने का तरीका कि जिस चीज़ में भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए उस चीज़ में भारत ने कभी भी जो है 100% परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो भारत को कहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए? जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दरकरार है, दिक्कत है और सरकार को उसको प्रमोट करना है। तो जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो 0 आपको परमिशन लेना नहीं पड़ेगा और 100% अलाउ है। तो एक बार आप लिस्ट देख लो, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, फूड प्रोसेसिंग, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वाइट लेवल ATM, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। वाइट लेवल ATM के बारे में आपको पढ़ा दिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ाएं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में पढ़ाया गया है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा दवा दारू में करना है तो भी होगा। उसके बाद जो न्यूज़ TV चैनल नहीं है उसका ब्रॉडकास्ट करना है, उसके लिए करना पड़ेगा प्रिंटिंग के लिए, होलसेल ट्रेडिंग के लिए, सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए, ई-कॉमर्स के लिए परमिशन नहीं है। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, जेम्स ज्वेलरी, हाउसिंग, टाउनशिप, ये वो, लेदर, टेक्सटाइल, इसमें भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए। माइनिंग के लिए चाहिए, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए, सिविल एविएशन के लिए, ठीक है, पोर्ट्स एंड शिपिंग, जिसमें भारत को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की दरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको में 100% अलाउ है, ठीक है। कोल माइनिंग, ये वो, तो ये सब सिंपल सा चीज़ है, इसमें आपको 100% अलाउ है। बस एक बार आप उसको रीड कर लो, ठीक। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से अलाउ है कितना और गवर्नमेंट अप्रूवल से कितना। तो इसमें सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद कर लो रिसेंट वाला। तो देख लो कि इंश्योरेंस कंपनी में पहले अभी जो है ऑटोमेटिक रूट से 74% अलाउ करेंगे, ठीक है, 74%। बस उतना आपको ध्यान, ये सब उतना भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये सब भी जरूर ये याद कर लेना। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 74% आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो बिना परमिशन लिए। उसके ऊपर करना है तो सरकार से अप्रूवल। सैटेलाइट अगर आपको उड़ाना है तो आपको 100%
सरकार से परमिशन लेना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं है कि बिना परमिशन के आप सेटेलाइट नहीं उड़ा सकते, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब इंडिया का जो एफडीआई रूल्स है ई कॉमर्स को लेके, तो ई कॉमर्स में जो एफडीआई रूल्स है उसको लेके क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ई कॉमर्स दो टाइप का होता है। ई कॉमर्स मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट अमेजन वो क्या करता है, सामान को खरीदता है फिर आपको बिकवाता है, ठीक है, डिजिटल मार्केट में, उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स दो टाइप का होता है, एक इन्वेंट्री बेस्ड और एक होता है मार्केट बेस्ड। इन्वेंट्री बेस्ड मतलब कोई कंपनी जो ई कॉमर्स कर रही है, मान लो एक्स कंपनी ई कॉमर्स कर रही है, तो ये क्या करेगी, सामान खरीद लेगी लोगों से, मतलब बड़ा दुकान से सामान खरीद लेगी और अपने पास स्टोर कर लेगी गोदाम में, और जिसको चाहिए होगा अपने गोदाम से निकाल के दे देगी, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड, ठीक है। जैसे जिसका एग्जांपल है primebgb.com। तो एफडीआई इसमें परमिटेड नहीं है। आप अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है जो चाहती है कि सामान हम खरीद लें और हम सामान बेचें, तो वो अलाउ नहीं है, इंडिया में एफडीआई अलाउ नहीं है। मार्केट बेस्ड में क्या है, ये फ्लिपकार्ट अमेजन खुद इसका गोदाम नहीं होता है, ठीक है, कि सामान वो स्टोर कर लिया खरीद के, वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट जोड़ देता है। जैसे मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन चाहिए तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इसमें हमने डिमांड किया कि मुझे फ़ोन चाहिए और इस फ़ोन का किस सेलर के पास है, कौन बेच रहा है फ़ोन, इससे कांटेक्ट हो जाएगा। तो फिर फ़ोन होगा जितने का भी वो हमको मिल जाएगा उतने में, और इसका कुछ कमीशन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट अमेजन खुद फ़ोन को स्टोर नहीं किया, फ़ोन दुकान से आ रहा है, तो इसलिए देखोगे आप जब फ्लिपकार्ट से आपका कुछ बिल में देखना तो वहाँ पे सेलर का नाम होता है, तो इसलिए वो मार्केट बेस्ड है। अगर खुद का होता तो वहाँ पे खुद का लिखता है। इन्वेंट्री बेस्ड अलाउ नहीं है इंडिया में, एफडीआई अलाउ नहीं है। मार्केट बेस्ड में 100% एफडीआई अलाउ है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हॉट मनी के बारे में। तो हॉट मनी मैंने बताया एपीआई को हॉट मनी बोलते हैं क्योंकि इसका फिक्स नहीं होता है, कभी भी इंडिया में आता है कभी भी जाता है। एफडीआई आता है वो लंबे समय के लिए आता है। कोई कंपनी अगर एफडीआई कर रही है तो वो लंबे समय के लिए कर रही है कि उसमें क्या होगा, उस मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगी, ऑपरेशन में करेगी, तो एपीआई को हॉट मनी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा, देखिए कैसे। देखिए 2018-19 में जो एपीआई आया दोस्तों वो $256.9 बिलियन आया, और गया कितना, भारत से बाहर कितना चला गया, -257.15। तो अगर नेट देखोगे तो नेगेटिव में ही हुआ, मतलब भारत से ज़्यादा पैसा एपीआई के रूप में चला गया। एफडीआई कितना आया 64, और गया कितना, आउटफ्लो कितना हुआ 34। तो देखोगे तो 30 आया है इंडिया में एफडीआई। इससे ये पता चलता है कि भले आप देखोगे तो इनफ्लो आया बहुत ज़्यादा, लेकिन नेट अगर देखो एक साल बाद क्या रहा, मात्र $0.6 बिलियन घट गया, बहुत ज़्यादा, और ये $30 बिलियन पॉजिटिव में रहा। इससे ये पता चलता है जो एपीआई है दोस्तों वो कैसा है, हॉट मनी है, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए तो इससे पता भी चलेगा आपको, ठीक है। देखो दोस्तों कुछ मिसलेनियस टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। गोल्डन वीज़ा, तो एक स्पेशल टाइप का वीज़ा होता है, ठीक है ना, किसको दिया जाता है, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, बहुत तेज स्टूडेंट को। कहाँ पे, तो स्पेन और यूएई में मिलता है, ठीक। अंकटाड एक जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया 9th प्लेस पे है, ठीक है, बाकी और काम का नहीं है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों एफडीआई से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। बोला एफआईआई ब्रिंग्स बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। ऐसा नहीं है, एफडीआई से आपका मैनेजमेंट स्किल या टेक्नोलॉजी सब चीज़ आता है, तो ये हमारा गलत है। एफआईआई से सिर्फ पैसा आता है और कुछ नहीं आता है। एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, वाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ दोस्तों ये सही है, एफडीआई कुछ सेक्टर में आएगा, स्पेसिफिक सेक्टर में, जिसमें उसको मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। एफआईआई क्या है, वो तो बस बता देगी भैया कि इतना पैसा है इस कंपनी में या इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, बस, और कुछ नहीं है। एफडीआई आपको किस सेक्टर में आता है, जैसे कि वालमार्ट किस में आया दोस्तों, फ्लिपकार्ट में आया, बाकी चीज़ में तो नहीं आया है कि नहीं। तो जिस चीज़ में उसको आना होता है वो स्पेसिफिक सेक्टर होता है, सही है। बोला एफडीआई फ्लो ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट वाइल एफआईआई टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। ऐसा नहीं है, एफआईआई सेकेंडरी मार्केट में भी आ सकता है, सेंसेक्स से, निफ्टी से भी शेयर जो है खरीदा जाता है ना, तो ये हमारा गलत। बोला एफआईआई कंसिडर टू बी मोर स्टेबल। नहीं दोस्तों, एफआईआई को तो हॉट मनी बोलते हैं, मैंने आपको पता दिखाया था अभी किस रेट से जो एफआईआई घटा बढ़ा था, है कि नहीं। जो एफडीआई स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है, एफआईआई तो ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। आंसर जो सही होगा वो होगा बी। चलिए आगे देखिए, फाइंड करेक्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक विद रेफरेंस टू एफडीआई। एफडीआई के बारे में बोला गया है, बोल रहा है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल मार्केट इसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। बोल रहा है एफडीआई लिस्टेड कंपनी में होता है। दूसरा, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तो एफडीआई जो होता है वो उसमें डेट क्रिएट नहीं होता, लोन के रूप में नहीं होता है, यही तो है। एफडीआई लोन के रूप में थोड़ी ना होगा, नॉन डेट है।
बोला इट इज इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, नहीं डेट का नहीं होता है, उधार थोड़ी नहीं दे रहे हो आप, तो इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द FII इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में FDI अवेलेबल अप्लीकेबल नहीं है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था, ये वाला देखो आप, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो FDI गवर्नमेंट सिक्योरिटी में FDI अप्लीकेबल नॉट अ पॉसिबल, तो ये हो गया। दूसरा इक्विटी में लगता है, शेयर में, ADR में, ये सब में, P नोट्स में, ठीक है, वही बताया इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा, आप देख लो, ठीक है, समझ में आया। तो ये नॉन डेट है, उधार आप नहीं दे रहे हो FDI में, लार्जली क्या है नॉन डेट, और कैपिटल का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। डायरेक्ट प्रीलिम 2021 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीलिम 2020 में आया था। अब देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये प्रीलिम 2011 में पूछा है, ठीक है। तो FDI FII इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बोल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है कि किसको काउंट करते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हमने देखा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को FDI में काउंट करते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो FDI में काउंट करते हैं, किसमें, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है, ADR GDR P नोट शेयर, ये सब होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब इसका काउंट नहीं होता है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको बन जाएगा तुरंत। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, ग्लोबल GDR है, ये है, मतलब 1 और 3 तो होगा। 1 और 3 किस में ऑप्शन है दोस्तों, सिर्फ इसी में, 1 2 और 3, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, जो NRI डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बैंकिंग बोलते हैं, बैंक्स। मैंने बताया था ना, कैपिटल मार्केट में 3 चीज़ होता है, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में बैंक थोड़ी ना आएगा, बैंक अलग चीज़ है ना। हम लोग देखे भी थे, आपको दिखा देते हैं टेबल, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें यही थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है दोस्तों, इधर आगे पीछे करने में। मैंने एक बार जो पढ़ा दी उसको ध्यान से रखिए, समझिए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ आगे, कोई नहीं, थोड़ा लेट लगेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखो कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में हम लोग FDI FI पढ़े थे, और बैंकिंग में हम लोग देखे थे NRI का अकाउंट। तो वही बोल रहे हैं, NRI का अकाउंट बैंकिंग में आएगा, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ना आएगा, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो था। देखो दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 1 2 और 3, NRI वाला बैंक में है, ठीक है, 4th नहीं होगा। अब ये कुछ अटैच्ड ऑफिस है, कोई संस्था है, उसका नाम है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको काम का चीज़ है वो बता देते हैं। इन्वेस्ट इंडिया क्या है तो पूछ देगा। इन्वेस्ट इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। जितना वो पैसा लाभ कमाना नहीं है, ठीक है, जितना पैसा वो कमाती है उतना उसका खर्च हो जाता है, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री सेटअप की थी। फिक्की जो है दोस्तों और नास्कॉम, इसका मिल के सेटअप किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और फिक्की और नास्कॉम क्या है दोस्तों, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है जो बिजनेसमैन बनाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टैट्यूटरी बोर्ड्स है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, याद रखिएगा। टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, टोबैको बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, ये सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, किसके अंदर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। उसी तरह एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टी बोर्ड के बारे में, तभी हमने देखा टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है, तो दूसरा नहीं होगा। दूसरा नहीं होगा तो मेरा ये ऑप्शन, ये एक ऑप्शन चला गया और पहला होगा। इसका मतलब मुझे चेक करना है डी और ए में, ठीक है। तो देखिए, तो टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। दोस्तों चाय बेंगलोर में होता है नहीं, उतना ज़्यादा नहीं होता है कर्नाटक में। चाय कहाँ फेमस है, दार्जिलिंग का। इसका मतलब टी बोर्ड का जो ऑफिस होगा दोस्तों वो कहाँ पे होगा, दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ही होगा तो सही भी है। टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो कहाँ है, कलकत्ता में, ठीक है। समझ में आ रहा है, लॉजिक के आधार पर हम लोग ने इसको गलत किया। तीसरा मेरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा कट गया। इसका मतलब 1 और 4 है, तो इसका हेड ऑफिस विदेश में भी है, ऑफिस है, हेड ऑफिस तो कलकत्ता में, विदेश में भी इसका ऑफिस है, दुबई में, मॉस्को में, ठीक है। और इसका काम ही है एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट करना तो ऑफिस तो होगा कहीं कहीं, है ना, विश्व में। अब देखिए मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो कुछ कुछ टर्म है, जैसे टकरा कोलिमी, तो याद रखिएगा ये टीन को स्मिथ करता था, मतलब टीन को पिघलाता था, टकरा कोलिमी। श्रेणी कौन होते थे, गिल्ड होते थे, गिल्ड माने ग्रुप बिजनेसमैन का। सेठी कौन होते थे, होलसेल मर्चेंट। पोड्डार कौन होता था, तो जो मेटल को जांच पड़ताल करता था, ऐसे करता था, ठीक है। चलिए ये है। अब सरकार ने क्या किया, जो DIPP मिनिस्ट्री था दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसका नाम चेंज करके DPIIT किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में दोस्तों काम करती है। इसका काम है इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना। इंटरनल ट्रेड में क्या क्या है, तो रिटेल ट्रेड को करना, ट्रेडर्स का वेलफेयर करना, एम्प्लॉयज़ का करना, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप को बढ़ाना, ये इसका काम है DPIIT का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। पहले करती थी कौन, मैंने बताया था, अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट है तो FIPB करती थी। अब कौन करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, और जिस मिनिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस मिनिस्ट्री का आदमी करेगा। ठीक, 5,000 करोड़ से पहले भी ऊपर है अगर इन्वेस्टमेंट तो उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता था पहले भी, अभी भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कर रहा है। तो जो FIPB संस्था था दोस्तों, ये पहले इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, इसको आप ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका काम का नहीं है, मैंने जो काम का था वो आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए 2000 जब कोरोना के बाद कुछ चेंज हुआ है कि कोई भी अगर FDI उन देशों से आ रहा है जो भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं, उसको इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से अगर आ रहा है, अफगानिस्तान से, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा किसी मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से, अगर वहाँ उस देश से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहा है तो आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना ही पड़ेगा FDI के लिए। ठीक है, ये सब काम का दोस्तों नहीं है। अब देखिए टोटल जो कैबिनेट कमेटी होती थी दोस्तों, वो टोटल पहले 6 होती थी, लेकिन 2 कमेटी नया नया बना है। तो हमें पूछ सकता है कि कौन सी 2 कमेटी बनी है नई नई, और उसका हेड कौन होता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी पुरानी कमेटी है, एकोमोडेशन भी पुरानी है, इकोनॉमिक अफेयर भी पुरानी है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी पुरानी कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर भी पुरानी है, और सिक्योरिटी भी पुरानी है। 2 नई कमेटी जो बनी है दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को लेके है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है। याद क्या करना है, ये दोनों कमेटी का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, सब लगभग कमेटी का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 2 कमेटी को छोड़ के। जो एकोमोडेशन कमेटी है, मतलब संसद को जो घर वर दिया जाता है उसका जो देख रेख करने के लिए कमेटी होता है, उसका हेड होता है होम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का हेड कौन है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर। ये आपका ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी का क्या काम है, जो टॉप लेवल पे अपॉइंटमेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको वो हेड करता है। इस कमेटी में 2 लोग हैं, मोदी जी और गृह मंत्री दोनों। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़। इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर का क्या काम है, अभी मैंने बताया आपको कि जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है, बैंक को जोड़ना है, FDI को मर्ज करना है, एग्रीकल्चर में जो MSP होता है उसको अप्रूवल कौन करता है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, समझ में आ गया। अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का एरिया होता है जहाँ पे जो नॉर्मल रूल्स होता है दोस्तों, RBI का, चाहे सेबी का, या IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या पेंशन फंड का, वो नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा एरिया होता है। जनरली उस एरिया को बनाया जाता है ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आए, इन्वेस्ट करें। ठीक है, और वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट ये सब करेंगे, मेन यही पर्पस होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनी का वहाँ पे ऑफिस होगा। ठीक है, वहाँ से सब फिनेंशियल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब है। तो इसको देख रेख करने के लिए ये एक IFSC इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी होती है जो रेगुलेट करती है इन बॉडी को। RBI ये सब का उतना रेगुलेशन इस बॉडी पे नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट में गुजरात की गिफ्ट सिटी में हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और भी हम गिफ्ट सिटी बनाने की बात बोल रहे हैं मुंबई में, हैदराबाद में। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्सेशन जो लॉ होता है वो नहीं लगेगा यहाँ पे। जैसे UAE का में दुबई में इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर है, यहाँ पे 100% FDI अलाउ है। ये सब है, काम का बात अपना नहीं है। ठीक, लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग ये सब भी है। ठीक है, उसके बाद जो गिफ्ट सिटी बना गया है दोस्तों गुजरात में, वो ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड मतलब जब किसी एरिया में जब किसी नया चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहाँ पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ठीक, तो गिफ्ट सिटी में 50-50 जॉइंट वेंचर से बना है 50:50 में, जिसमें 50% पैसा IL&FS जो एक NBFC है वो दिया है, और 50% पैसा गुजरात की अर्बन लोकल बॉडीज़ दी है। ठीक है, तो इसी को देख रेख करने के लिए हमने IFSC अथॉरिटी एक्ट बनाया। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है दोस्तों
वो एक SEZ एक्ट के अंडर जो है बनी है। ठीक, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको रिलीफ मिलेगा, छूट मिलेगा किससे, तो भारत के जो टैक्स कानून है उससे, साथ ही साथ RBI सेबी IRDAI उनका भी जो रेगुलेशन होगा वो बहुत रिलैक्स होगा, मतलब उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी बैंक खोलेगी गिफ्ट सिटी में उसको CRR SLR जो हम लोग पहले पढ़े हैं CRR SLR PSL ये सब लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एम कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक बनाने का, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। ये जो संस्था है जो रेगुलेट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को, उसका एक चेयरमैन होगा और इसके जो सदस्य होंगे दोस्तों, कुछ एक RBI से आएगा, एक सेबी से आएगा, एक IRDAI से आएगा, एक PFRDA से आएगा। इसके अलावा कुछ भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी होंगे। जो भी जितने भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे वो 3 साल का उनका कार्यकाल होगा, उनको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो ये जो संस्था क्या करेगी, जितने भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशंस जो भी चीज़ बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, उसको वो रेगुलेट करेगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो सरकार बोल रही है कि जो संस्था है IFNSC उसका हेड क्वार्टर हम लोग गांधीनगर गुजरात में बनाएंगे। ठीक है, तो गांधीनगर एकमात्र प्लेस है जहाँ पे अभी IFSC है, तो गिफ्ट सिटी में ही इनका हेड क्वार्टर भी दोस्तों बना है। ठीक है ना, चलिए, तो IFSC में एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल कैपिटल कंपनी। ठीक है, क्या होता है, तो वेरिएबल कैपिटल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, ठीक है, जो डील करती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं कलेक्टिव रूप में और फिर इनका कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल कैपिटल कंपनी। ठीक है, तो लोग इसमें पैसा डालते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट होता है शेयर में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, स्टार्टअप में। ठीक है, तो वेरिएबल कैपिटल जो कंपनी होता है उसमें ऑपरेशन करने को उसको फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, हेज फंड में कहाँ पे करना है। ठीक है, प्रेजेंट में अभी कहाँ पे है, सिंगापुर में, ये सब में है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो बोला है कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे, KP कृष्णन कमेटी। तो नाम याद रखिएगा, KP कृष्णन कमेटी IFNSC से रिलेटेड है और वेरिएबल कैपिटल कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को और जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वेरिएबल कैपिटल कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये बनी है, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है लागू करती है। बस इतना ही जानने का ज़रूरत है। ठीक है, CAPF 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी। कौन था दोस्तों, KP कृष्णन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग देख रहे हैं, उसमें कैपिटल मार्केट देख रहे हैं, उसमें हम लोग डेट देखेंगे। डेट माने उधार, तो उधार 2 होता है, एक होता है लोन भी एक उधार है, और नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। कोई भी आदमी बाहर का जिसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, अगर वो इंडिया के बैंक में पैसा जमा करता है तो वो भी एक तरह का हमारे लिए क्या है दोस्तों, डेट है, उधार है, क्योंकि हमको उसको कुछ टाइम के बाद पैसा वापस देना है जब वो चाहेगा लेना। ठीक है ना, तो अगर हम देखें दोस्तों कि कितना इनफ्लो हुआ है, पैसा हमारे इंडिया में आया है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर FPI और FDI दोनों को मिला के फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2020-21 में $80 बिलियन जो है हमारा था। एक्सटर्नल बोरोइंग अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर लोग ज़्यादा उधार लेते हैं गवर्नमेंट से। मैंने बताया था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सरकार जो है बाहर से बहुत कम पैसा उठाती है, ज़्यादा कौन उठाती है, प्राइवेट सेक्टर। और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है दोस्तों वो किस में है, बाहर से इंडिया जब भी पैसा लिया है तो किस में लिया है, डॉलर में लिया है, उसके बाद इंडियन रुपये में लिया, और अंदर में पैसा लिया है तो वो इंडियन रुपये में लिया। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो इंडिया का बाहर से पैसा उठाया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट है, फिर सरकार है, और वो किस चीज़ में है तो डॉलर में ज़्यादा है, फिर इंडियन रुपये में है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो भी हमारे लिए क्या है दोस्तों, डेट है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा हमारा FDI और FPI है। ठीक है, उधार के रूप में। उसके बाद आपका जो है कॉमर्शियल एक्सटर्नल बोरोइंग है, फिर नॉन रेसिडेंट है। तो टोटल अगर हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट में नेट बैलेंस तो हमारा कितना दिखेगा, $64 बिलियन। काम का नहीं है, बस मोटा मोटी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला चीज़ हम लोग NIIP, कैपिटल मार्केट में NIIP नाम ही है, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। NIIP क्या होता है दोस्तों, तो नेट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट पोजीशन। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी देश, ठीक है, कितना
विदेश में उसके पास संपत्ति है, परिसंपत्ति है, माइनस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एसेट ओन्ड बाय फॉरेनर। सिंपल सा मतलब है कि इंडिया के लोग जो है बाहर में कहाँ कहाँ उनका प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू निकाल लो और फिर उसको घटा दो, किसमें से, बाहर के लोगों को इंडिया में कितना प्रॉपर्टी है। तो उसको जो हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, मतलब यहाँ के लोगों ने बाहर में कितना एसेट ख़रीदा है उसको जोड़िए और फिर उसको घटा दीजिए जो बाहर के लोगों ने इंडिया में ख़रीदा है। ठीक है, सिंपल है। अगर NIIP वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब भारत एक लेनदार राष्ट्र है कि नहीं है, और अगर नेगेटिव होगा तो भारत एक कर्जदार देश है। सिंपल। तो NIIP अच्छा है, इसका मतलब भारत के लोग जो है बाहर में ज़्यादा परिसंपत्ति खरीदे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट किसका है दोस्तों, USA का, और इंडिया जो है 8th पोजीशन पे है। ठीक, अब हम लोग कुछ अकाउंट के बारे में देखेंगे। वोस्त्रो अकाउंट, नोस्त्रो अकाउंट, FCNR, NRE, ये सब उतना काम का नहीं है। बस ये समझ लो कि अलग अलग बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग जो है